चलो इसमें क्या है, स्टूडेंट किया जाए? प्रेसिडेंट हमने स्टार्ट करा था प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो आपका कार्यपालिका का सदस्य माना जाता है। सबसे पहले हम देखे थे कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, कौन कौन मेंबर होंगे इनके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और नहीं, बोलो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। हाँ बोला था, तो जोर से बोलना चाहिए ना। हाँ बोलो ना, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। और कौन है बताओ? कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल। वो मैंने करेक्ट भी करवाया था आपको करेक्शन, मैंने हिंदी में गलत बोल दिया था, फिर उसको करेक्शन करवाया था। कैग नहीं, महान्यायवादी करके कुछ लिखवा रखा है। हाँ अटॉर्नी जनरल, ये क्या होते हैं? भारत सरकार के वकील, है ना। ये एक तरह से भारत सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा आता है या फिर उनको अदालत में पेश होने का मौका मिलता है किसी भी रीजन से, तो पूरा का पूरा भारत सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्री उठ के नहीं जाएंगे, एक सदस्य जाता है उनकी तरफ से याचिका लेकर। तो ये पांचों जो है वो आपके क्या है? कार्यपालिका के सदस्य है। अब कार्यपालिका का मतलब क्या है? कानून को लागू करना। और लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? विधायिका का कानून को बनाना। और न्यायपालिका का मतलब क्या है? कि न्याय प्रोवाइड करना। ये हुआ आपका कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर कौन कौन है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन है। हमने भले पढ़ा है, लिखा है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए। 2 आपको याद रहे, 2-3 में आप भूल गए। सीधा क्वेश्चन आता है, आईएएस के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, अटॉर्नी जनरल पार्ट है या नहीं है। तो ये आगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रणाली से होता है, किस मेथड से होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? PRS सिस्टम, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम MP और MLA की क्या निकालते हैं? वोटिंग वैल्यू निकालते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन लेता है? इलेक्टेड MP और MLA। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो चुने हुए मेंबर नहीं होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाते समय, प्रेसिडेंट को जब हटाया जाता है, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, तब नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन होने के टाइम पे वो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हटाते वक्त वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे कि क्यों? क्योंकि इलेक्शन होते वक्त वो जो है इलेक्टेड मेंबर वो नहीं होते हैं, उनको एक तरह से उठाया जाता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उस टाइम पर वो जो मेंबर हैं वो सदस्य तो होते हैं ना एटलीस्ट, इसलिए उनकी भागीदारी होती है। किनकी? हाँ, इनकी तो होगी ना, इनकी तो है।
महाभियोग में है इनकी भागीदारी। ठीक है, तो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एमपी और एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये शब्द नहीं भूलना है कि इलेक्टेड एमपी और एमएलए, कभी भी एमपी एमएलए नहीं बोलना है, इलेक्टेड एमपी एमएलए बोलना है। जैसे ही आप बोलते हो कि एमपी और एमएलए, उसके अंदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर की बात आ जाती है। तो आपको हमेशा ये रट जाना चाहिए कि इलेक्टेड एमपी और एमएलए है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्टोरल कॉलेज किसको कहते हैं, निर्वाचक मंडल किसको कहते हैं, पूछता है। आरएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्वाचक मंडल किसको कहते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि चुने हुए एमपी और एमएलए। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि इलेक्टेड एमपी और एमएलए, चुनाव के जरिए जो बन के आए हैं उनको कहेंगे हम निर्वाचक मंडल। इलेक्शन पीआरएस, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एमपी और एमएलए की क्या है, वोटिंग वैल्यू निकालते हैं। वोटिंग वैल्यू निकालने का पर्पस क्या है कि दोनों के नंबर में डिफरेंस ना आ सके। अगर डायरेक्ट इलेक्शन करें तो एमएलए क्योंकि नंबर में ज़्यादा ही होंगे एमपी से, तो ये एक इम्बैलेंस ना हो जाए। हाँ, दोनों का जो है वो डिफरेंस ना बना रहे। डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वोटिंग वैल्यू निकालते हैं। वोटिंग वैल्यू से हम उनको रेशियो, अनुपात में क्या करते हैं, बराबर लेकर आते हैं। फिर जब वोटिंग वैल्यू निकल जाती है फिर उनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन किस प्रोसेस से होगा, है ना, एसटीवी, एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको कहेंगे इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या है कि रेफरेंस दिया जाता है कि आप अपना प्रेफरेंस दे कि आप फर्स्ट में किसको रखेंगे, सेकंड में किसको रखेंगे और थर्ड में किसको रखेंगे। और इसमें इलेक्शन में जीतने के लिए कितना चाहिए, 50% + 1 आपको चाहिए। प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। उससे कम अगर है तो आपको नहीं माना जाएगा। और अगर उससे कम है भी तो क्या करते हैं कि सबसे लीस्ट, सबसे कम जिसको मिले हैं वोट, उसके वोट को इन सब में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इनमें से कोई भी कैंडिडेट 50% + 1 अचीव ना कर ले, ये प्राप्त ना कर ले, तब तक ये जो है वो चलता रहेगा। अगर पहली ही बार में किसी कैंडिडेट को मान लीजिए 60% वोट मिल गए तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला है तो ये वाला प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो ये हुआ वोटिंग कास्ट कि इस तरह से वोट होता है। एक और बात शायद मैंने मिस कर दी थी उस टाइम कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, जो आपके मेंबर होते हैं एमपी और एमएलए, ये जब वोट डालते हैं तो वोट डालते वक्त ये अपने किसी भी पार्टी मेंबर को नहीं बता सकते कि हमने किसको वोट दिया है। उसको हम कहते हैं सीक्रेट बैलेट, यानी कि हिडन होता है ना, कि आप बता नहीं सकते आपने किसको वोट दिया है। इसी के ठीक विपरीत राज्यसभा में जब इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में जब इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा सदस्य के जब इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में वोट कौन करता है, राज्यसभा इलेक्शन में वोट कौन करता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। लेकिन उनको वोट कौन करता है, आप हम नहीं करते हैं। उनका भी प्रोसेस यही रहता है, एसटीवी। और कौन करेगा वोट, राज्यों के मेंबर, एमएलए, राज्य की विधानसभाओं के मेंबर, एमएलए वोट करते हैं, है ना। और जब ये एमएलए राज्यसभा के मेंबर को वोट करते हैं इस सिस्टम के थ्रू, तो उनको अपने पार्टी को बताना पड़ता है कि हमने इसको वोट दिया है, हमने उसको वोट दिया है। उसको कहते हैं ओपन बैलेट। हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे। सीक्रेट का मतलब कि आपको बताना नहीं होता है कि आपने किसको वोट दिया है। ओपन मतलब कि आपको बताना होगा कि आपने किसको वोट दिया है। ये चीज़ थी, अपन ने शायद डिस्कस करी होगी, नहीं करी होगी, लेकिन अभी आप कर लो। ये हुआ प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी, कि कौन व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। फर्स्ट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन दोनों। इसी के ऑपोजिट अमेरिका में सिर्फ बाय बर्थ वाले ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं।
भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तीसरा, बोलो जोर से बोलो। हाँ वो तो है ही, आप बोलो क्या बोल रहे थे। मेंबर बनने की योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य, ये इसकी क्या हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, कि ये पर्सन जो है वो बनने के जो है लायक है। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता है तो उसका नॉमिनेशन फाइल ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्शन। नेक्स्ट ओथ है ना। प्रेसिडेंट बनने के बाद, मतलब जीतने के बाद ओथ होती है ना। और प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनको ओथ दिलाते हैं। अब प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड, कि भाई इनका जो समय है वो 5 साल तक का होता है, तो वो 5 साल कब से काउंट होगा, जब से उन्होंने ओथ ली, उसके बाद उन्होंने ऑफिस होल्ड किया, पद ग्रहण किया, तब से लगा के 5 साल। ठीक है, चुनाव जीतने के तुरंत बाद 5 साल काउंट नहीं हो जाता है। पहले वो जीतेगा, ठीक है, फिर पार्टी शार्टी होगी, फिर शपथ ली जाएगी, फिर वो शपथ लेने के बाद में क्या होगा, जो पुराना वाला प्रेसिडेंट है वो अपना पोस्ट को खाली करेगा, फिर नए वाले अपने ऑफिस में जाएंगे और उस दिन से, उस डेट से उनका 5 ईयर काउंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ कि इनको ओथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट, ओथ के बाद कि किस किस कंडीशन में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली रहता है ना, वहां पर खाली रहेगा। क्या क्या कंडीशन होगी, पहला कि या तो उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, ठीक है, समय उसका कंप्लीट हो गया है, समय पूर्ण हो गया उसका, 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो उसने पूरा कर लिया। दूसरा, या तो उसकी डेथ हो गई, मृत्यु, या फिर वो बीमार की वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहा है। तीसरा, उसने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र, रिजाइन, ठीक है, और फिर उसको हटाया गया है, किसके थ्रू, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग। फर्स्ट वाली कंडीशन में कि जब समय कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, उस केस में क्या होगा कि नहीं, 6 महीने के अंदर वाली कंडीशन इनके अंदर है। इसके अंदर क्या है कि आपका टाइम पीरियड, प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड मान लो 15 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, हो रहा है, उधर 117, 15 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो 15 अक्टूबर होने से पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 अक्टूबर को अभी वाले जो प्रेसिडेंट है उनका कंप्लीट हो रहा है, तो वो जब तक कुर्सी से हटेंगे तब तक नए का चुनाव जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है, तब तक वो बने रहेंगे। और अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए, है ना, या पोस्टपोन्ड हो गए, कोई रीजन आ गया, मान लीजिए 2 महीने पोस्टपोन्ड हो गए, तो उस टाइम पे जो पुराना वाला प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करता है, वो नहीं छोड़ता है, ये पोस्ट खाली नहीं रहती है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेसिडेंट है वो बना रहता है, अपना पोस्ट जो है वो नहीं छोड़ता है। ये हुआ जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता, मतलब आप सब कुछ सही तरीके से प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हो तो अच्छा सब कुछ ठीक ठाक होगा। अगली कंडीशन में कि या डेथ हो गई है, या वो बीमार है, या उन्होंने रिजाइन दे दिया है, ठीक है, तो इस या फिर उनको हटा दिया गया है, ठीक है, इन कंडीशन में क्या होगा,
कि टेम्पररी एक वैक्यूम आ जाएगा, टेम्पररी रूप से वहां पे पद जो है वो खाली रहेगा। तो उस टाइम पे कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जो है वो एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वहां पे काम करेगा। उपराष्ट्रपति जो है वो कुछ टाइम के लिए वहां पे काम करेगा और उपराष्ट्रपति काम करेगा, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर क्या होना चाहिए? नए इलेक्शन होने चाहिए। ये वाली कंडीशन इसके अंदर है। 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 6 महीने तक ही टेम्पररी प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है। इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, घुमा फिरा के एक ही बात को अलग तरीके से बोलिए। अब अगर प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे काम करेगा। लेकिन अगर किसी रीजन से उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन काम करेगा? हाँ, सीजेआई वो है, वो काम करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी रीजन से वो भी अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो काम करेंगे। ठीक है। ये हुआ कि अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, मान लो किसी रीजन से वो भी नहीं तो वो नहीं तो वो। अब एक क्वेश्चन वापस यहाँ पे ये आता है कि जब देखो यहाँ पे ना 2 कंडीशन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने बोला कि अगर प्रेसिडेंट किसी रीजन से अवेलेबल नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उस टाइम पे किसी रीजन से उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? सीजेआई करेगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन कि जब वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम कर रहा होता है तो उसके पद पे उस टाइम के लिए कौन काम करेगा? तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था क्लास में कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कल हमने क्लास में पढ़ा है ना। तो जब वो हो सकता है कि भाई 6 महीने के लिए उसको राष्ट्रपति का पद संभालना पड़े, तो उसका पद तो खाली हो गया उस टाइम के लिए। तो उस टाइम पे राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति से नीचे की कैटेगरी में आता है, वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम करेगा कुछ टाइम के लिए। और वो कुछ टाइम क्या है? कितना टाइम है? 6 महीना, क्योंकि इधर ये 6 महीने तक ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति है वैसे ही राज्यसभा में होता है वाइस प्रेसिडेंट और उसके सेकंड लेवल पे होता है डिप्टी चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। हाँ, राज्यपाल की जगह नहीं, उपराष्ट्रपति की जगह आता है। आप सेंटर और स्टेट को कंफ्यूज करते हो बार बार। हाँ, क्या हुआ? नहीं, ये अच्छी बात है, कोरिलेट करके अगर पढ़ रहे तो बुराई कुछ नहीं है इसमें, लेकिन भूलना नहीं है, गलत नहीं बोलना है। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रेसिडेंट किस किस कंडीशन में उनका पोस्ट जो है वो खाली रहता है। तो ऊपर वाले तो सब कुछ ठीक ठाक है। इम्पीचमेंट, महाभियोग, अब आपको घर पे मुझे लगता है पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 3-4 बार आपका रिवाइज हो गया अच्छे से। अब गलती करी तो फिर मार खाओगे सब लोग। आर्टिकल नंबर 61 बिल्कुल नहीं भूलना है इस आर्टिकल को, है ना। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। कैसे लाया जाता है? इसको हटाना है तो कैसे लाया जाएगा? सदन, हाउस के अंदर 2 चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा। गुड, उससे पहले भी कुछ था। लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इनके खिलाफ प्रपोजल लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा वाले ही पेश करेंगे, नहीं, अगर राज्यसभा वाले जो एमपी है उन्हें लगता है कि भाई हम भी ला सकते हैं तो वो ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले क्या है कि प्रपोजल को क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं कि भाई आप सहमति जताओ कि ये प्रपोजल, देखो एक होता है कि प्रपोजल को साइन करना, है ना, कि भाई आप अलाउ करते हो हटाने के लिए। एक होता है कि आप प्रपोजल भी रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए भी सहमति चाहिए। जैसे स्कूल में होता है ना
कि भाई ये टीचर हमें चेंज करना है ना, तो उसके लिए क्या होगा, सारे स्टूडेंट मिलके क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, नीचे साइन करवाते हैं। आपने स्कूल में फील किया होगा कि आप अग्री हो तो ये एप्लीकेशन हम आगे दें, फिर वो एप्लीकेशन आगे जाती है और अगर वो अप्रूव होती है तो टीचर हट जाता है। तो सेम ऐसे कि एप्लीकेशन लगाने के लिए भी आपकी अप्रूवल की ज़रूरत है कि आप सहमत हो या नहीं, और वो सहमति कितने मेंबर की चाहिए, 1/4। हाउस में जितने भी मेंबर है, चाहे तो लोकसभा चाहे राज्यसभा का, 1/4 मेंबर का उसके अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए कि आप मानते हो कि ये इम्पीचमेंट जो है वो लाया जाए। क्या हो गया, नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आप ये लिख लो, फास्ट फास्ट लिख लो ना, कोई बुराई नहीं है। जहाँ इसका मतलब ये है कि रिवीजन का मतलब ये है कि कहीं कहीं अगर छूट गया है या कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो उसको साथ साथ में जोड़ते जाओ। 1/4 मेंबर मिलके क्या करेंगे, अप्रूवल को रखेंगे। किसी भी हाउस में, दोनों में से कोई भी हाउस जो है वो पेश कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा ही करे, कोई भी कर सकता है। इस मामले में क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर है ना। अपन जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा रिव्यू आपको अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। ये 2 हाउस है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउस एक दूसरे को एक तरह से क्रॉस चेक करने का काम करते हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो हम उसको करेक्ट करेंगे और आपने की है तो वो करेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि जिसमें आपको लगेगा कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है ना। ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है ना। और ऐसी बहुत सारी जगह आपको लगेगा कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, IAS, IPS, IFS, कितने तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज और नई बननी चाहिए, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही उसके लिए क्या कर सकता है, बिल पेश कर सकता है। ये अपन पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है कि कई सारी जगह लोकसभा पावरफुल है। जैसे लोकसभा, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लोकसभा कहाँ पावरफुल है। जैसे कि मनी बिल, धन विधेयक, हमने पढ़ा कोई भी कानून आता है तो बिल लाया जाता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के बिल है, उसमें से एक तरह का बिल है मनी बिल, धन विधेयक, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन है ना, भारत सरकार का खर्चा वगैरह, उसके बारे में जो भी बिल आता है उसको हम मनी बिल बोलते हैं। उस बिल को लाने, उस बिल के रिलेटेड लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। राज्यसभा अगर उस बिल को अप्रूव नहीं भी करता है तो हाँ, तो भी लोकसभा बाध्य नहीं है कि वो उस चेंज को माने या नहीं माने। तो इस केस में क्या हुआ, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो गया। और ऑल इंडिया सर्विस ये एक एग्जाम्पल है, डिटेल में हम नहीं जा रहे। और राज्यसभा, जैसे हमने देखा कि ऑल इंडिया सर्विस के मामले में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी है, कॉमन एरिया, जहाँ पे दोनों बराबर है ना। जैसे ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे दोनों की शक्तियाँ क्या है, बराबर है। तो 1/4 मेंबर अलाउ करेंगे कि भाई अप्रूवल आप दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो बकायदा हाउस में उसको रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो राज्यसभा वालों ने उन्हें पहली बार जो है हाउस में रखा, ठीक है। तो राज्यसभा हाउस में फर्स्ट बार रखा तो वो क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत। ये 2/3 किसका, किटकैट का, 2/3 किसका, किटकैट या डेयरी मिल्क का, किसका, राज्यसभा के मेंबर होगा। हाँ, 2/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर। इस जगह लोकसभा भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना, कोई भी हो सकता है हाउस। 2/3 सदस्य, उनको क्या करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए। जैसे ही अप्रूव हो गया, ओके हो गया, वो जाएगा अगले हाउस में, अगला हाउस लोकसभा, वहां पर भी सेम प्रोसेस से ये फॉलो होगा। सेम प्रोसेस से जो ये फॉलो होगा। और ये जब फाइनली साइन हो जाता है तो प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, टाटा बाय बाय, अब आप यहाँ से जाओ। बहुत इंसल्टिंग होता है ये किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, है ना। एक बार होने की कोशिश भी हाँ हाँ,
एक बार होने की कोशिश हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया किसी रीज़न से। क्योंकि मैं अगर देश के प्रेसिडेंट पे ऐसा लांछन लगता तो कहीं ना कहीं विश्वास एक है जनता का, वो कहीं ना कहीं टूटता कि प्रेसिडेंट भी ऐसा कर सकता, तो उन्होंने भी हाँ 90s में हुआ था ऐसा एक बार, एग्जैक्टली डेट रिमेम्बर नहीं है। कमेटी के बाद हाँ 1990 के आसपास लाया गया था एक बार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ होने नहीं दिया होना हाँ ऐसा। नरेंद्र मोदी के मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्पीचमेंट लाएंगे यूँ? नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है। अगर आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे, तो उनको हटने का या हटाने का एक ही तरीका है कि बहुमत गिर जाए, हाउस में जो मेजॉरिटी है, कुछ जो सांसद जो है वो उनका पाला छोड़ के कहीं और चले जाए, तो क्या होगा कि उनकी मेजॉरिटी गिर जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे मेजॉरिटी गिरी तो लोकसभा को क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा, मतलब खत्म, नई लोकसभा का फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कि प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही चलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का मुखिया है। ये बात अब जाके कंप्लीट होती है। अगर आप आंसर में भी लिखोगे कि प्रेसिडेंट क्यों, तो पूरा लिखोगे कि प्रेसिडेंट हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का मुखिया माना जाता है और वो इनडायरेक्ट रूप से चुना हुआ है, इनडायरेक्ट रूप से चुना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से वो चुना हुआ है। अब ये हमने पढ़ा था कि रिपब्लिक, गणतंत्र, प्रिएम्बल में रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या है कि हमारे देश का जो फर्स्ट पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना हुआ होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो डायरेक्टली चुना होना चाहिए या इनडायरेक्टली, दोनों में से किसी भी प्रोसेस के जरिए, बस बात क्या है? वो इलेक्टेड होना चाहिए, है ना, इलेक्टेड होना चाहिए, हाँ, निर्वाचित होना चाहिए। कोई राजाशाही टाइप से नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रिटेन में अभी है वैसे नहीं होना चाहिए। इसमें इलेक्शन के जरिए जो है वो चुना हुआ होना चाहिए। ये हो गया इसका इम्पीचमेंट कि प्रेसिडेंट को कैसे कैसे हटाया जाता है। अगला हमने देखा था पावर। ठीक है, कि उनके पास किस किस तरह के जो है वो पावर्स हैं। पहला, हाँ, रजिस्टर आप ओपन रखते जाओ, टॉपिक के साथ साथ देखते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ। इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी भारत सरकार के काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। पहला हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा कि ये जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके चेयरमैन को ये अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गए? कैग हो गया, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, ये सारे जो है वो सीजेआई हो गया है, जजेस हो गए हैं। इन सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। इस पावर को हम एग्जीक्यूटिव पावर बोलेंगे। लेकिन अपॉइंट करने के बाद ये सारे मेंबर टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश करते हैं अपने काम की। उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। हमने पढ़ा था क्लास में, है ना, विधायी शक्तियों के अंदर आता है कि इन लोगों के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को संसद में पेश करना। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना सोच के कि जब प्रेसिडेंट ने चुना है, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो ये अगर कार्यकारी शक्तियां है तो इनकी रिपोर्ट को हाउस में रखना भी कार्यकारी शक्तियां होगी। नहीं, सिर्फ अपॉइंट करना एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट को वापस हाउस में रखा जाता है ना। प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता अपनी मर्जी से।
और ये रिपोर्ट ये सारे मेंबर प्रेसिडेंट को क्यों देते हैं? क्योंकि इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, तो वो उनके लिए जवाबदारी है ना। लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको वो रिपोर्ट हाउस में रखनी ही पड़ेगी। ठीक, ये हो गया अपॉइंटमेंट सारे बड़े बड़े लोगों का। और क्या था? बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के क्षेत्रों को चुनना, है ना। अनुसूचित जाति या जनजातियों को लिस्ट में ऐड करना, ये भी प्रेसिडेंट के अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। दूसरा, उनके लिए कमीशन अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आएगा। ठीक है, और जोर से बोलो। बिल्कुल, नियम बना सकता है ना प्रेसिडेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। लॉ अलग है, रूल्स अलग है। ठीक है, लॉ बनाने का पावर किसके पास है? थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में बोलो, विधायिका। और प्रेसिडेंट विधायिका का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसलिए कानून बनाने का अधिकार उसके पास नहीं है। उसके पास क्या पावर है? कानून पे ठप्पा लगाने का पावर है उसके पास में। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। ये ध्यान रखना है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर में पहले से ही बता रही हूँ। ये क्वेश्चन अराइज होता है मन में कि प्रेसिडेंट तो कानून बनाता ही नहीं है ना, तो वो हाउस में बैठता है, तो फिर वो संसद का इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे हुआ? क्योंकि वो संसद के सारे काम, उन सारे बिल्स पर क्या करता है? अपना फाइनल अप्रूवल देता है। इसीलिए वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, हम उसको अलग नहीं रख सकते। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं पहले से बोल रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। डन, कि ये रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाता है। अच्छा बताओ, जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, इलेक्शन हो गए, मेंबर बन गए, एमपी बन गए, आप एमएलए बन गए, उसके बाद में क्या होता है? मंत्रिमंडल बनाया जाता है कि आपको स्पेसिफिक एरिया के लिए मंत्री डिक्लेयर किया जाएगा। तो कौन सा व्यक्ति क्या मंत्री बनेगा, किस विभाग का मंत्री बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है? ये जो पोर्टफोलियो है कि भाई आप शिक्षा मंत्री बनोगे, आप महिला विकास अधिकारी मंत्री बनोगे, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये पोर्टफोलियो वितरण जो है ये कौन करता है? ये प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट नहीं करता है। ये ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो दे भी सकता है, पोर्टफोलियो आपसे ले भी सकता है, और एक्सचेंज शिफ्टिंग भी कर सकता है ना। आपका मंत्रालय इनको भी दे सकता है, इनका मंत्रालय आपको भी दे सकता है। ये टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, क्यों करता है प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि वो मंत्रिमंडल का क्या होता है? हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है? वो हेड होता है ना। और इस पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। ठीक है, तो ये काम जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर का रहेगा, प्रेसिडेंट का नहीं रहता है। ये हो गया इसका एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा, बताओ। ठीक है, और पैसों का धन से जो भी पास धन मिले तो उसके पर मुहर लगा। संसद की मीटिंग को नहीं बुलाता है, हमने पढ़ा था। संसद के सेशन को ये बुलाता है ना, कि भाई आओ सेशन करो। कितने तरह के सेशन होते हैं हाउस में? कितने तरह के मीटिंग्स होते हैं? कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के।
है ना। एक हो गया आपका बजट सेशन, दूसरा हो गया आपका मॉनसून सेशन, तीसरा हो गया विंटर सेशन। बजट सेशन जो आपका फरवरी एंड से स्टार्ट होगा, मॉनसून सेशन बारिश के समय स्टार्ट होगा, और विंटर सेशन सर्दियों में स्टार्ट होगा। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि क्या पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट की मीटिंग क्या सालों भर चलती है? नहीं, सालों भर नहीं चलती है। ये जो सेशन है ये 2-2 महीने के गैप में होते हैं, 2-2 महीने के अंतराल में होते हैं, तो कुछ महीने खाली भी रहते हैं, तो पूरे साल नहीं होती है। हाँ देखो, काम तो चलता रहता है, लेकिन हम सेशन की बात कर रहे हैं, है ना। काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन सेशन मीटिंग है ना, वो जो है वो 3 सेशन ही होते हैं। ये आप साइड में लिख लो कि जो हाउस के जो सेशन है वो 3 तरह के होते हैं। बजट सेशन, ऐसे ही लिखो बजट सेशन, फिर दूसरा लिखो मॉनसून सेशन, फिर तीसरा विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। 3 तरह के सेशन होते हैं। ये बात किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रही हूँ। ये तीनों जो सेशन है, ये प्रोविज़न किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है। हम जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखे हैं। वो सालों साल रन करते हुए परंपरागत तरीकों से जो हाउस के मेंबर है उन्होंने अपनी तरीके से क्या की है, इजाद की है। ठीक है, सारी बातें आपके अनुच्छेद के अंदर नहीं लिखी हुई है। जैसे कि हाउस में 3 तरह के सेशन होंगे, ये कहीं नहीं लिखा है ना। कितने टाइम में होंगे ये भी कहीं नहीं लिखा है ना। तो ये आपके कहीं किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है। जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये 2 बातें दिमाग में बिठानी है कि कौन सी बात अनुच्छेद में लिखी हुई है और कौन सी बात अनुच्छेद में लिखी हुई नहीं है। पढ़ना दोनों को ही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार ऐसा ऐसा दिया है, तो वहाँ पे आपका अनुसार का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद की बात कर रहा है वो, कि क्या वो लिखा हुआ है या नहीं है ना। जैसे हमने कल पढ़ा था लाभ का पद, है ना, कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का बनने के लिए। लाभ का पद कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट को जो है वो होल्ड नहीं कर सकते हो, जहाँ से आपको पैसा या अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिले। सरकारी सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होकर चलेगा। हाँ, लाभ का पद हाँ, सरकारी नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से सरकार की भागीदारी उसमें, किसी भी तरह से, अगर वो प्राइवेट सेक्टर भी है लेकिन उसके अंदर सरकार का शेयर है तो वो सरकारी उपक्रम, मतलब आप सरकार किसी भी तरह से इन्वॉल्व है ना, उसमें किसी भी तरह की हिस्सेदारी है। हाँ बिल्कुल, तो आपको उस कैटेगरी के अंदर माना जाएगा कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो पद है वो होल्ड कर रहे हो। झारखंड के जो सीएम है अभी हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ ये चल रहा है न्यूज़ में कि उन्होंने क्या करा है कि जो मिनरल्स माइंस होती है वो खुद के लिए क्या कर दी, अलोकेट कर दी, जबकि वो नहीं कर सकते। तो उनके खिलाफ ये बात छिड़ी हुई कि उन्होंने लाभ के पद को जो है वो होल्ड किया है। अच्छा ये बताओ, न्यूज़ पढ़ रहे हो आप, न्यूज़ अभी राजस्थान में क्या चल रहा है, अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष की बात चल रही है ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो क्या नामांकन भरेंगे नहीं भरेंगे, इस बात को लेकर बात चल रही है। अब आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री गहलोत अभी हाल फिलहाल क्या है, वो सीएम है, ठीक है। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, नॉमिनेशन भर रहे हैं, है ना, नामांकन भरेंगे। और मान लो वो जीत जाते हैं और उस टाइम पे वो सीएम भी है और कांग्रेस अध्यक्ष भी होंगे, तो क्या इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे? इसको पद छोड़ना बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? जवाब दो। लाभ का पद ही, लाभ का पद ही, लाभ का पद है ये। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में ये कहा है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट, 1 पर्सन 1 वोट, 1 पोस्ट, 1 पर्सन और 1 पद ही होना चाहिए। ये कांग्रेस ने अपना नियम बनाया है, ये अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाभ के पद की,
कि क्या अगर ऐसा होता है तो इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में डालेंगे? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है ना, इसमें क्या फायदा? संसद में है, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, कि भाई कौन सा लाभ का पद होगा, कौन सा लाभ का, एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये शब्द लाभ का पद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के अंदर इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन कौन से पद लाभ की पद की कैटेगरी में आते हैं, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। और ये डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट, कि कौन से पद जो है वो इसकी कैटेगरी में आएंगे, कौन से पद जो है वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं जिससे उनको कोई नुकसान ना हो, है ना। तो उन लोगों ने ये सीएम रहते हुए अध्यक्ष पद के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो उसको उन्होंने लाभ के पद में काउंट नहीं किया है। ये करंट का, हाँ देखो एक बात बताओ, पहले तो कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ही है ना, कोई ऐसा सच अलग तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का ही काम है ना। एक ही व्यक्ति जब सदस्य भी रह सकता है और मंत्री भी तो बनता है ना, वो हाउस के अंदर वो एमपी भी है और मंत्री भी तो है, तो हम उसको उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे ना। सिमिलरली यहाँ पे वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है ना भाई, वो कोई ऐसा सच, हाँ खुद की पार्टी को एक तरह से वो लीड कर रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और चाह कर भी इसको क्या करता है, कोई भी मेंबर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के पद को वो नहीं डालेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, पार्टी को नुकसान होता है। हाँ, और क्या बन सकता है संसद में और क्या नहीं बन सकता? तो आप बताओ, क्या नहीं, कुछ नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, सिर्फ अपनी पार्टी को रूल कर सकता है। हाँ, जैसे हर पार्टी, अपन हाउस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई सी भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है या चाहे कांग्रेस है, ठीक है, हर पार्टी का एक विप होता है, विप, उसको विप ही बोलते हैं, विप, है ना। विप एक मेंबर, एक पर्सन होता है, उसको विप बोलते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी में विप का काम क्या होता है, अपनी पार्टी से संबंधित सारे मुद्दों को देखना। हाउस के अंदर जो भी वोटिंग हो रही है वो देखता है कि सब हमारे विप के ऑर्डर के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अनुशासन मेंटेन करता है एक तरह से, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, बिल्कुल। तो हम अब क्योंकि वो पार्टी का मेंबर भी है ना, और हो सकता है कि वो हाउस में मिनिस्टर भी हो, तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये एक तरह से क्या है, मैनेजमेंट का काम, एक तरह से लीड कर रहा है वो, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैटेगरी में नहीं आता है। ये क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया था आईएएस के अंदर, एक बार फिर से ये वाला पोस्ट न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, झारखंड के सीएम की वजह से भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से भी। ये इसको मैंने क्या कहा कि इसको वो पद मानते ही नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान ही नहीं रहे, है ना। खुद ही की पार्टी को भी रूल कर रहा है। आप आपके घर के सदस्य भी हो और हो सकता है कि आप आपके घर की मुखिया भी हो, है ना। आपके हस्बैंड, ऐसे समझिए, सदस्य भी हैं, आपके फादर भी हैं, हस्बैंड भी है, लेकिन हो सकता है, लेकिन वो मुखिया भी तो है, तो ये लाभ का पद क्या हुआ, है ना। ये वो अलग चीज़ है कि आप एडिशनल एडवांटेज अगर आप उठाते हो, है ना, जिससे आपके पद को भी नुकसान है और आप एक तरह से चीटिंग करते हो, आप एक तरह से चीटिंग करते हो, तो वो हो जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अखबार तो पढ़ते ही नहीं हो। अब ये जो एक से ज्यादा पद पे रहने का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी प्राइवेट सेक्टर में न्यूज में चल रहा है ना। विप्रो के कौन है, सॉरी विप्रो क्या, वो प्रेम जी सीईओ। एक कॉन्सेप्ट आया है प्राइवेट सेक्टर में भी जिसको बोलते हैं मून लाइटिंग। मून लाइटिंग इसके अंदर क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर वालों ने निकाला है कि कोई भी पर्सन 6 घंटे एक कंपनी में अगर काम करता है, ठीक है, एक कंपनी में काम करता है,
तो 6 घंटे बाद वो फ्री हो जाता है, वो अपने घर जाता है फ्री। तो उस टाइम पे अपने फ्री समय में अगर वो पर्सन चाहे तो किसी अदर कंपनी के लिए भी किसी भी तरह का काम करके अपने लिए एक एडिशनल सैलरी पा सकता है। एडिशनल सैलरी पा सकता है, एक से ज्यादा पद, है ना, कि वो एडिशनल सैलरी जो है वो ये वाला काम कंप्लीट होने के बाद में जो है वो पा सकता है। ये कॉन्सेप्ट लाए हैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज लाई है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी कंपनियों को आपत्ति है। इन्फोसिस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है कि ऐसा अगर होता है तो क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो पर्सन है वो इस पहली वाली कंपनी के लिए क्या रहेगा, ऑनेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ऑनेस्टी की बात है कि आप लॉयल नहीं रहोगे, है ना। अब जाहिर सी बात है आप डाइवर्ट होगे तो लॉयल्टी, क्या आप ईमानदार नहीं रहोगे, ये हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये दूसरा ये कि हो सकता है सामने वाली कंपनी जो है वो इस बात का फायदा भी उठाए, आपको हमसे ज़्यादा पैसे का लालच देकर हमारी कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है, शेयर्स है, गिरवा भी सकते हैं और आर्टिफिशियली बढ़ा भी सकते हैं। आपने इकोनॉमी में पढ़ा है आर्टिफिशियली शेयर को बढ़ने को क्या बोलते हैं और आर्टिफिशियली शेयर को गिराने को क्या बोलते हैं, बताओ। बुल एंड बियर पढ़ा है ना आपने, कि अगर आर्टिफिशियल तरीके से आप शेयर को बढ़ाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बुल, और आर्टिफिशियली अगर आप उनको गिराते हो तो उसको बेयर बोलेंगे। तो उसमें क्या है कि आप जानबूझ के ऊपर नीचे कर रहे हो अपने फायदे के लिए। तो ऐसी बहुत तरह की बातें होती है, बहुत तरह के ऐसे, हम तो ऊपर से बात कर रहे हैं, जबकि कंपनी में इंटरनल बहुत कुछ होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है ना, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी जानकारी होती है जिनको हिडन रखना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो बात हो रही है, तो आप यूँ कोरिलेट कर सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इसको लेकर अभी न्यूज़ चल रहा है। इन्फोसिस ने क्या किया, अपने लोगों को निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, उनको आपत्ति है, और उस वजह से क्या हुआ, इन्फोसिस के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। अभी इन्फोसिस के जो शेयर है कंपनी के वो डाउन हो गए। वो अग्री नहीं कर रहा, वो नहीं मान रहा है कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। तो ये हो गया उसका लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद हमने देखी थी क्या, सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, हेड होता है, मुख्य सेना, तीनों सेना का सेनापति होता है, हेड होता है, ठीक है। और इन तीनों के जो सेनापति है, चीफ है, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये हो गया कि इनकी मिलिट्री पावर इनकी क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जुडिशरी पावर, कि जुडिशरी के मामले में इनके पास में क्या क्या पावर है। सबसे पहला पावर इनके पास क्या है, सबसे पहला पावर है कि इनके पास में सजा को माफ करने का राइट है। प्रेसिडेंट सजा को माफ कर सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगी, इसके ऊपर लंबा चौड़ा है, वो आप मिस कर दिए, है ना। राइट टू गिव पार्डन, सजा को पार्डन, ठीक है। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 72। सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच बीच में से ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 के अंदर है कि सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। दूसरा हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में सलाह मांग सकता है अगर जरूरत पड़ती है। और ये बात किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 143, ठीक है। सलाह मांगने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट सलाह देता भी है, लेकिन उस सलाह को माने या न माने इसके लिए प्रेसिडेंट मजबूर नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है, सलाह मांग सकता है, ये इसका राइट है ना। आर्टिकल 143 ने ये राइट दिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सलाह क्या है, वो मांग सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जज,
इन तीनों को अपॉइंट भी जो है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये भी अपॉइंट जो है वो भी क्या करता है, प्रेसिडेंट करता है। डन। हाँ, अब देख लेते हैं कि क्षमा वाले पावर, उसके अंदर 4-5 तरह की सलाह है, वो अपन देख लेंगे। हाँ, एक बार ये सलाह वाला कर लेते ना। देखो क्या होता है कि सज़ा, किसी भी मुजरिम को अगर सज़ा मिली है तो एक हमारे जुडिशरी ने ये प्रोविज़न किया है कि अगर देखो हमने पढ़ा था कि सज़ा देने का हमारे पीछे यहाँ पर्पस क्या है, उस पर्सन के अंदर सुधार लाना है ना। और एक टाइम बाद जब वो अच्छी खासी सज़ा भुगत लेता है और अगर वो चाहता है कि मेरी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाए, तो वो उसके लिए क्या करता है, राष्ट्रपति के पास अपने वकील के ज़रिए गुहार लगाता है। तो अब वो माफ़ी किन तरह की कंडीशन में मिलती है, कब कब मिल सकती है और कितने तरह की माफ़ी होती है, वो अपन ने देखी थी। तो सबसे पहली है पार्डन। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से सजा को क्या करता है, कंप्लीटली दोष युक्त साबित कर देता है। कंप्लीटली आप, हाँ मैंने क्या बोला, दोष मुक्त सजा को जो है वो कंप्लीटली खत्म कि आपकी आज से सजा भी खत्म और जेल से भी आपको रिहा कर दिया जाएगा। ये हो गया कि भाई आपको संपूर्ण रूप से सजा माफ हो गई है, कंप्लीटली माफ। दूसरा नाम बताओ, दूसरा लघुकरण, इंग्लिश में कम्यूटेशन, है ना। लघुकरण, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कम कर देना या फिर उसके नेचर को चेंज कर देना, सजा के नेचर को चेंज कर देना, है ना। सजा के नेचर को कम कर देना, नेचर को बदल देना, सॉरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, हाँ स्वरूप चेंज हुआ तो वो कम भी हुई ना, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्वरूप भी कम कर। एक होता है कि सिर्फ कम करा, टाइम पीरियड कम कर दिया, एक होता है कि हमने नेचर भी कम कर दिया। और हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, यानी कि फांसी की सजा मिली है, तो उसका नेचर चेंज करके हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई तुम्हें अब 14 साल की सजा भुगतनी होगी। तो क्या हुआ कि अब वो मरेगा नहीं, सजा तो काटेगा लेकिन उससे थोड़ी सी कम पीड़ा वाली सजा वो भुगतेगा। तो ये हुआ कम्यूटेशन, लघुकरण। ठीक है, थर्ड बोलो, ये भी लिख लो इंग्लिश के भी साथ साथ में। इसमें क्या होता है, सजा के टाइम पीरियड को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, सजा को कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 14 साल की अगर सजा है तो उसे क्या कर देंगे, 7 साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या किया हमने, सजा को कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आराम करने के लिए देते हैं ना वो प्रेग्नेंट महिला वगैरह। ठीक। रेस्पाइट में क्या होगा, इसमें भी सजा को क्या किया जाता है, किसी स्पेशल कंडीशन में क्या करेंगे हम, सजा को कम कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे कि कोई लेडी मान लो प्रेग्नेंट है ना, या कोई पर्सन अपंग है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई डिफरेंट सिचुएशन है कि हम सामने वाले को सजा नहीं दे सकते, तो उस डिफरेंट सिचुएशन का हवाला देते हुए सजा को क्या किया जाता है, ऐसा हो सकता है उसको बहुत बड़ी बीमारी है, पता चला जी तो भी उसको कैंसर है, बिल्कुल, हाँ डिफरेंट सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है कि परिस्थिति विशेष ये है। रेस्पाइट लास्ट ही है ना अब तो,
टेम्पररी रूप से किसी भी सजा पे स्टे लगाना, टेम्पररी हमने क्या किया है, स्टे, स्टे ऑर्डर समझते हो, रोक, एक तरह से टेम्पररी रूप से रोक लगाने के लिए, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया हमने, है ना। टेम्पररी रूप से क्या करते हैं, स्टे लगा दिया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको फांसी होनी है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर 2022, लेकिन हमने इनकी सजा को क्या किया, कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया। इसके पीछे का पर्पस क्या है कि सामने वाले पर्सन को एक मौका देना कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो चाहे तो याचिका लगा सकता है सजा माफी की, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो चाह रहा है कि भाई मुझे माफ किया जाए, है ना, तो वो क्या करेगा, याचिका लाएगा। अब उस याचिका को पढ़ने में, उसको डिस्कस करने में, उस पर फैसला देने में टाइम तो लगेगा, वो टाइम कितना भी हो सकता है। तो उस समय के लिए क्या करेंगे कि भाई आपकी फांसी हो सकता है कि 10 अक्टूबर से टल के हो सकता है 2 महीने टल जाए या 3 महीने भी टल जाए, है ना। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सामने वाले को क्या करना है, एक मौका देना, एक आखिरी मौका, एक तरह से मान लो कि भाई मर तो रही हो तुम, लेकिन फिर भी एक मौका हम दे रहे हैं आपको। हाँ हाँ, ये कैंसिल क्या होता है, माफ, हाँ माफ हो गया ना, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। वकील जो पर्सन होता है, उनके वकील होते हैं, वो वकील जाते हैं लगाते हैं, कोर्ट नहीं माफ करता है, प्रेसिडेंट माफ करता है। सब कुछ जांच परख के फिर ही फैसला। ये जो माफी है ना, आप देखो कि आप फांसी को माफ करवा रहे हो, एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि किसी रेयर ही मामलों में फांसी को कभी भी माफ किया जाता है, कभी भी माफी नहीं मिलती है। वकील के थ्रू एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए प्रेसिडेंट तक बात पहुंचती है ना, वकील के जरिए। किसमें, देखो लीगल प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है ना, इसके अंदर लीगल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है कि आपने प्रेसिडेंट को दिया है, तो उस समय क्या होगा कि प्रेसिडेंट उसको कितने भी टाइम के लिए एंटरटेन कर सकता है। आप प्रेसिडेंट के फैसले पर आपत्ति नहीं उठा सकते कि उसने फांसी, अगर मान लीजिए अगर फांसी है और उसने फांसी को माफ भी कर दिया, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया है, गलत किया है। कौन सा, हाँ, उसमें भी वकील लगाया था, उसमें भी याचिका लगाई थी, है ना। हाँ, अरे तो वो सारे जो प्रोसेस लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तो कोर्ट के जरिए ही होगी ना, जरिया कौन है उसमें, है तो कोर्ट ही है ना, कोर्ट ने तो सजा दे दी, है ना। लेकिन ये क्या है, एक मौका है कि भाई एक मौका हम दे रहे हैं, और वो मौका हम किसको देते हैं, देश का जो सर्वोच्च फर्स्ट पर्सन है उसको हम मौका देते हैं। हमने सुना दिया, अब आपको लगता है तो दो, वरना छोड़ो इस बात को। नहीं मिली ना उनको माफी, कहाँ मिली। तो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई कोर्ट तो नहीं बोल रहा है मिलेगी सजा, तुम्हारा अपराधी है तो माफी खाए, ये कोई वो नहीं है। कौन नहीं चाहता है, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं रही हूँ मैं। अरे वो मैम, इनका कहना ये कि वकील ने लास्ट टाइम तक गुहार लगाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में ही, हाँ, ये न्यूज़ में भी बहुत फेमस हुआ था। हाँ, तो वो क्यों प्रेसिडेंट उसके पास नहीं गया था कि इनकी माफ करो, पर पहले तो वो सजा उसको ही बोलेगा ना, हाँ, कि तुम करो। पर मैं हाँ, ये बात भी मेरे पे दिमाग मारी कि उसने अगर नहीं माफ किया, लास्ट टाइम तक हो गया कि फांसी वो है, तो फिर जो 2-3 बार फांसी होने वाली ना, उस दौरान वो जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, जा सकता है, फैसला मौका तो देते हैं। लेकिन देखो कोर्ट, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये अधीन वधीन नहीं होता है, नहीं, वो किसी के अधीन नहीं है। एक जगह मैंने देखो एक यदि को मिलती है 4 बार, ठीक है, 4 बार उसको मिलती है, 4 बार खाली जो है उसको मिल जाती है फांसी, 3 बार हो गई थी। और फिर जब लास्ट टाइम था ना, जब उनके फांसी देने का अगला ही दिन था, वो कोशिश करते हैं कि किसी रीजन से टल जाए, आगे बढ़ जाए, है ना। टालता प्रेसिडेंट है, ठीक है,
टालता प्रेसिडेंट है फांसी। टालता प्रेसिडेंट नहीं है। फांसी तो रोकेगा प्रेसिडेंट ही है ना। नहीं। और जिस बोल रहे हो ना सजा माफ होती है। हाँ, वो प्रेसिडेंट के पास तो माफ का मतलब क्या होता है कि अब उसको फांसी होगी ही नहीं, हाँ मतलब वही बोल रहा है कि और एक टलना अलग है कि कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ गई, अरे आप टल गई। हाँ मतलब फांसी कैंसिल हो जाती है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करता है, पर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया ही नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास गया ना, लास्ट वो याचिका लिखी थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गया? प्रेसिडेंट के पास जैसे गया उसको। परसों फांसी होने वाली थी, मैं वकील हूँ निर्भया के कातिलों का, तो मैं लास्ट टाइम तक सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया मैंने। हाँ। तो इनका कहना ये है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है डायरेक्ट वहाँ। अब आप मुझे बताओ, वो आपने पढ़ा होगा, जब इतनी बातें पढ़ी तो एक बात आप कैसे भूल गए बीच में, कि इस मामले में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट के पास में गुहार लगाई थी और प्रेसिडेंट ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। सुनो, बात सुनो, इनकार कर दिया था और हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट ने फैसला किन आधार पे दिया है, किस प्रोसेस के जरिए दिया है, उस प्रोसेस को चैलेंज किया जा सकता है, और उन्होंने उस प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए वो लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट गए थे। मतलब राष्ट्रपति जी ने मना किया था कि भाई मना किया था, कि मैं माफ नहीं मना किया था, मैं बिल्कुल माफ नहीं करती। नहीं, उनके रिजेक्ट हो गई। एक होता है ना कि भाई फैसला आ गया, एक होता है कि भाई क्या प्रोसेस से होके फैसला आया, तो उन्होंने उस प्रोसेस को चैलेंज किया था कोर्ट में। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रोसेस को सवाल खड़ा हो सकता है। उस सवाल उस प्रोसेस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई किन आधार पे आपने कैसे रिजेक्ट किया, क्यों, कैसे, क्यों किया नहीं, कैसे किया पे बात उठ रही थी, इसलिए वो लास्ट तक कोर्ट में गए थे। नहीं, खत्म हो गया ना, उनका पॉइंट ही इनवैलिड था, तो कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर से उस बात को एंटरटेन किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है हमारे वो माफ कर देते, हाँ अगर वो माफ कर देते हाँ। कि हाँ भी इनको नहीं दूंगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और तो मैं जो निर्भया का वकील है वो तो कर सकता नहीं, वो नहीं कर सकता प्रोसेसिंग के प्रोसेस को तो किया था ना चैलेंज, लेकिन फैसले को निर्भया के कातिलों को नहीं बोल रहे, निर्भया के वकील को। अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ मैं माफ करता हूँ, हाँ, तो मान लो, हाँ। तो निर्भया की माँ का जो वकील है वो तो बोलता है ना उसकी प्रोसेस पे भी। हाँ, प्रोसेस से ऐसा बोलता, हो सकता है। लेकिन फैसले को नहीं बोल सकता। जैसे अभी जो हमने केस पढ़ा था, कौन सा केस, गुजरात की लेडी का हमने पढ़ा था, नाम बताओ जल्दी, यही बिल्किस बानो, है ना। उसमें क्या हुआ कि उनकी सज़ा पूर्ण होने से पहले ही क्या कर दिया, उनको माफ़ कर दिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। तो सवाल उठे ना इसके ऊपर भी कि क्यों उनको आपने रिहा कर दिया, उनके साथ तो गलत हुआ, सिर्फ सवाल ही उठाए, हम कर क्या सकते हैं? कर कुछ नहीं कर सकते ना। गलत इंसान को फांसी माफ कर देता तो उसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना, कभी नहीं होगा ऐसा। आप देखो ना, पूरा हिस्ट्री उठा के देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या निर्भया के क्या गलत हुआ? हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसमें जो माफ हुआ है ना, ये माफ सरकार ने किया है, ये कानून के जरिए किया है। उनको समय से पूर्व रिहा, माफी नहीं हुई है, समय से पूर्व उनको एक तरह से रिहा किया है। ये ऐसा हमने पढ़ा था, आईपीसी के अंदर ऐसा है। बोलो 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 बोलो, वीटो करवाना, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते, वीटो लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट। ये कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, जुडिशरी पावर। अरे इधर देखो, इधर जुडिशरी पावर कंप्लीट। नहीं, प्रेसिडेंट की वीटो शक्तियां, प्रेसिडेंट का वीटो पावर। वीटो, वीटो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वोटिंग, रोकना। जैसे क्या होता है, कोई बिल है, दोनों हाउस से पास होके आता है और प्रेसिडेंट के पास फाइनल साइन के लिए जाता है, तो उस समय प्रेसिडेंट क्या क्या एक्शन ले सकता है, किन किन तरीकों से, तो उसको कहते हैं वीटो। 3 तरह के एक्शन प्रेसिडेंट ले सकता है। पहला एक्शन
या तो वो अपना एसेंट दे सकता है, एसेंट दे सकता है, अपनी सहमति दे सकता है उस बिल पर, और जैसे ही सहमति दी तो वो क्या बन जाएगा, बिल से एक्ट बन जाएगा, डन। या क्या कर सकता है वो, अपने पास क्या रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ना वो हाँ बोलेगा ना वो ना बोलेगा, अपने पास क्या करके रख लिया उसने, रिजर्व करके रख लिया, ठीक है, ना उसने हाँ कहा ना उसने ना कहा। तीसरा, वो क्या करता है, रीथिंकिंग के लिए, पुनर्विचार के लिए हाउस में रिटर्न करता है फिर से कि भाई इसमें ये कमी है, आप इसको फिर से चेक करो, रिटर्न करता है हाउस में। रीथिंकिंग, पुनर्विचार के लिए क्या करेगा, वो फिर से भेजेगा हाउस के अंदर। 3 तरह के ये एक्शन ले सकता है। तो इस तरह के एक्शन को कि भाई नेगेटिव वोटिंग, एक तरह से ये सब क्या है, ये नेगेटिव वोटिंग है, ये तो अलाउ कर दिया, लेकिन ये जो एक तरह से नेगेटिव वोटिंग यानी कि बिल को एक तरह से एक्ट बनने से वो रोक रहा है ना। तो अब कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के इंडिया में रन करते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो, हिंदी ठीक है। इस वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी बिल को बिना कुछ बोले, उस पर ना हाँ बोले ना बोले, अपने पास में क्या कर लेता है, वो सुरक्षित रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। लेकिन ये ऐसा कब करता है, 2 कंडीशन में करता है। पहली कंडीशन ये कि अगर हाउस में कोई बिल प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया जाता है, तब कोई बिल अगर वो प्राइवेट बिल है तो उस पर वो रोक लगा सकता है। अब ये सवाल आता है कि भाई प्राइवेट बिल क्या होता है। 2 तरह के बिल होते हैं हाउस में, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। क्या मतलब होता है दोनों का, कि ये हाउस है, सारे मेंबर है हाउस के, और कुछ जो मेंबर है वो क्या है, आपके मिनिस्टर भी है। तो जो बिल मिनिस्टर पेश करता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और जो बिल अदर देन मिनिस्टर सिर्फ मेंबर पेश करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल कहते हैं, ठीक है। तो जनरली जितने भी बिल पास होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सरकारी बिल ही होते हैं, है ना, सरकारी बिल होते हैं। ये वाले बिल क्या होते हैं ना, बस ऐसे ही आते हैं, पास नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है। मान्यता किनकी होती है, ये सरकारी बिल की ही होती है। सरकारी बिल यानी मंत्री, है ना, बाकी जो पेश कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइवेट बिल। तो अगर हाउस में कोई प्राइवेट बिल आया है और उसको लगता है कि भाई इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने पास में रिजर्व रख लेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कि अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट का साइन लेना अभी बाकी है, प्रेसिडेंट का साइन लेना अभी बाकी है, और उसके साइन लेने से पहले लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, लेकिन प्रेसिडेंट का एसेंट लेना बाकी था अभी तक। अब क्योंकि लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा, नए इलेक्शन होंगे, नई सरकार आएगी, लेकिन वो बिल तो पेंडिंग पड़ा है ना पहले वाला। तो हो सकता है कि नई सरकार सलाह दे कि इस बिल को आप मत मानो, तो उस केस में भी अगर वो रखता है तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो सिचुएशन ओरिएंटेड है, कब लागू होगा ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या होता है, जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति से होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, यूँ, पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, हाँ, और राष्ट्रपति को उस बिल में कोई कमी पेशी लगती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए हाउस में भेजता है। ठीक है, रिटर्न करता है। फर्स्ट वाले वीटो में क्या था कि वो रिटर्न नहीं करता है, वो क्या करता है, अपने पास रख लिया उसने। यहाँ पे क्या है कि भाई वो रिटर्न कर रहा है हाउस के अंदर, तो क्या होगा, फिर से वो हाउस के अंदर आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर से। तो अब हाउस के पास में ये पावर है कि अगर हाउस चाहे
तो वो उसके अंदर चेंजेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मान लो चेंजेस करें तो फिर से उस बिल को उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर राष्ट्रपति। और अगर लगता है कि नहीं कोई चेंज नहीं करना, चेंज नहीं किया, तब भी सेम प्रोसेस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन इस कंडीशन में जब कोई बिल दूसरी बार अमेंड होकर भी और अमेंड नहीं होकर भी, किसी भी सिचुएशन में अगर दूसरी बार लौट कर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट को अपना साइन, अपना एसेंट देने के लिए वो क्या है, मैंडेटरी है, उसको अपना एसेंट देना ही होगा। वो तीसरी बार किसी भी बिल को रिटर्न नहीं करता है, यहाँ पे वो क्या है, मजबूर है कि आप वो साइन करेगा ही करेगा। ये हुआ आपका सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, लास्ट पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि कोई भी बिल है उसे प्रेसिडेंट किसी भी रीजन से अपने पास इनफाइनाइट टाइम के लिए रख लेता है। वो चाहे 10 दिन भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कुछ नहीं बोलेगा। देखो ये वाला और आपका एब्सोल्यूट वीटो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग कैसे हुए, क्योंकि एब्सोल्यूट की कंडीशन, एब्सोल्यूट की कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। भाई लगता है कि भाई नहीं, बिल नहीं बनना चाहिए, तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, चुपचाप अपने पास रख लेगा। हमारे यहाँ पॉकेट वीटो के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन अमेरिका में कितना टाइम पीरियड देते हैं, 10 दिन का समय होता है प्रेसिडेंट के पास, 10 दिन, कि भाई 10 दिन तक ही प्रेसिडेंट अपने पास वो रख सकता है। 10 दिन के अंदर अंदर उसको उसके बाद एक्शन लेना होगा, चाहे तो आप रिटर्न करो, चाहे आप साइन करो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई समय सीमा नहीं है, इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए वो अपने पास रख लेता है। ऐसा हमारे यहाँ किसने किया था, 1986 में जेल सिंह। किसको लेकर, पोस्टल एक्ट। ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो उससे कोई रीजन ही नहीं है आपको जानने का, कहीं से कहीं तक नहीं पूछा जाता है। जितना नेसेसरी उतना ही पढ़ना है, वरना इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ना है। डिप्लोमेटिक पावर में कि जब भी प्रेसिडेंट किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी मीटिंग्स हुई, कोई भी समझौता अगर होता है, MOU, तो वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अगर बाहर से कोई आता है, कोई नेता आता है, तो उन्हें रिसीव करना है ना, उन्हें वेलकम करना, ये सारे पावर भी आपके प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर के अंदर आते हैं। इसमें क्या है, फॉरेन कंट्रीज ऐड हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी उल्टा हो रहा है, सब जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही जाते हैं अभी। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर के अंदर ये है कि वो क्या करता है, पहले फाइनेंस कमीशन गठित कर सकता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है, इसके लिए अलग से चैप्टर अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कि वो वित्त आयोग जो है वो बना सकता है। दूसरा इसके अंदर हमने देखा था कि वो हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तीसरी इमरजेंसी जो होती है उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। इसके दौरान प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन, चाहे वो CJI हो, जज हो, इन सब की सैलरी को रोक सकता है। ठीक है, ये हुआ आपका फाइनेंशियल पावर, कि इनके पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर है। फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले प्रेसिडेंट लेता है, लेकिन हमारी कंट्री में आज दिन तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर, 3 तरह की इमरजेंसी है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, इसका भी पूरा अलग से चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी का मतलब कि वो पूरे देश में लगती है, उसके अलग अलग कारण हैं, चाहे युद्ध हो गया है ना, आर्म्ड रिबेलियन हो गए हो, देश के अंदर कोई विद्रोह हो गया है ना, हथियारबंद विद्रोह हो गया है, तो ये हुआ नेशनल इमरजेंसी। दूसरी तरह की इमरजेंसी क्या हुई आपकी, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 356 के अंदर। ये जो इमरजेंसी है वो कहाँ लगती है, पूरे देश में नहीं लग के पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लगती है। 356
ये पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लगती है। लगने का कारण क्या होता है कि किसी भी तरह से लगता है कि प्रेसिडेंट को कि राज्य के अंदर की जो सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है ना, कुछ इस तरह का काम कर रही है जो संविधान के खिलाफ है ना, वहाँ की सरकार ठीक से नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि भाई अब हम यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। और अगली लास्ट थी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, कंप्लीट आपका ये चैप्टर आज।